Hello everyone, welcome to Entire Science. So in this video we will talk about our new chapter vectors. अब वेक्टर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। अब हम लोगों ने जो क्वांटिटीज बनाई फिजिक्स में उनको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जनरली होती क्या है? क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम्स बनाए जैसे कि सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। बट ये सारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि जब हम लोग किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें निकल के आती हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या पर्पस है, उसके हिसाब से हम लोगों ने दो क्वांटिटीज को अलग तरीके से डिराइव करना स्टार्ट किया, दैट इज कंसिडर एज स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं ये समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी जनरली वो क्वांटिटी होती है which can be described completely by its magnitude only and does not require a direction is called a scalar quantity. Example: distance, mass, time, speed, density, volume, temperature, current, etc. are considered as scalar quantities, while vector quantities are those quantities which requires magnitude and a particular direction when it is expressed. Example: displacement, velocity, acceleration, फोर्स एक्सेट्रा। अब दो क्वांटिटीज को हम लोगों ने बिहाफ ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से कैरेक्टराइज किया। अब इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ क्वांटिटीज में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है और कुछ में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड पड़ती है। रिप्रेजेंटेशन अगर मैं वेक्टर का बोलता हूं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास एक एरो के थ्रू। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वेक्टर का जो ये समझाता है कि किस डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एरो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हर क्वांटिटी जो वेक्टर होती है उनके ऊपर हम लोग ये एरो यूज करते हैं जिसको वेक्टर का नोटेशन बोला जाता है। अब अगर मैं डिफरेंशिएट शॉर्ट में बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं स्केलर हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज के दिए हैं, तो ये मेमोराइज रखना बिकॉज कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं और स्केलर दोनों में टर्म्स याद रखते हैं हमें। अब आफ्टर दैट व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले ये समझेंगे टाइप ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। पहला वेक्टर दैट इज पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में सेम डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पैरेलल वेक्टर। Whereas equal vectors are considered as when both the have same magnitude. अगर मैं बोलता हूं कि अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के पास इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो एक इक्वल वेक्टर कंसीडर किए जाएंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जनरली क्या होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक बॉडी एक वेक्टर एक डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उसके, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, दैट इज 180 डिग्री एंड इट इज कंसीडर्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर व्हिच वी कैन से opposite vectors are those vectors which have equal magnitude but opposite direction। जिनके पास मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। सी इन द डायग्राम दैट इज A to B is considered in the same direction is in this direction and another vector which is in the opposite direction of the first। Now next is co-initial vector। What is co-initial means those vector which have the same initial point, मीन्स अगर कोई वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर विच लाई इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज ईदर 0 और 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि वेक्टर्स बोथ आर इन द 0 डिग्री मीन्स इन द सेम डायरेक्शन then it will be considered as 0 degree. If both are in the opposite direction then theta will be considered as 180 degree. See in this diagram. Next is coplanar vectors. Vectors located in the same plane are called coplanar vectors. Two vectors are always coplanar. Now, next is concurrent vectors. Those vectors which pass through a common point are called the concurrent vectors. Means when a vector share a common point from its representation and pass through the same point is considered as a concurrent vectors. Next is null or zero vector. ये वेक्टर थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है बिकॉज इसको हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में आगे जो हम लोग पढ़ने वाले। अ वेक्टर विच हैव अ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, जीरो हो, बट डायरेक्शन हमारे पास कुछ दी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जीरो और नल वेक्टर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो याद रखना अगर दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो उसका हमेशा जो सम आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा, दैट इज जीरो वेक्टर। अगर मैं एक वेक्टर ए बोल रहा हूं, दूसरे को अगर मैंने माइनस ए बोला है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो जीरो तो आएगा, बट डायरेक्शन उसकी होगी, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ जीरो और नल वेक्टर। कुछ प्रॉपर्टीज जीरो और नल वेक्टर्स के हमें याद रखनी है, दैट इज a प्लस जीरो वेक्टर, मतलब a वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज कंसीडर्ड एज a वेक्टर। सेकंड, n zero vector is considered as zero, where n is a magnitude or something value which we are multiplying from the zero vector and that we are getting as a zero vector. Second, last, that is zero and consider multiplying by a vector, then it will give a zero vector only. Next vector is unit vector. What is unit vector? This is also an important type of vector that we have to memorize it. A vector having unit magnitude is called a unit vector. What is unit? Unit is 1. जिसके पास 1 वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन. ये जनरली क्यों यूज किया जाता है? स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन को. अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? एज कैप और हैट और अ कैरेट. तो ये याद हमें रखना है. तो जनरली इसको कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं टर्म, दैट इज कंसिडर्ड एज कैप. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो याद रखना है हमें, that is unit vector is equal to vector upon magnitude of that vector. तो ये फॉर्मूला याद रखना, that is a cap equal to a vector upon magnitude of the vector. इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से वेक्टर की क्वांटिटी निकालना चाहता हूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं. तो इस फॉर्मूले से हम लोग a वेक्टर को भी निकाल सकते हैं बाय मेकिंग इट सब्जेक्ट. A unit vector is used to specify the direction of a vector. तो ये याद रखना, what is the purpose for this vector? That it specify the direction of a vector. Next is orthogonal vectors. This is also an important type of vector because it helps in another purpose is also the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. What is x and y-axis? We have a 3D diagram here in which x is x-axis, there it is y-axis and this is z-axis. Now handed the Cartesian coordination system are written in I, J, K respectively. This is called the orthogonal vectors. In short, I say कि अगर मैं x एक्सिस में चलना चाहता हूं तो मैं डायरेक्शन को किस टर्म से रिप्रेजेंट करूंगा? बाय यूजिंग आई कैप. एंड अगर मुझे y एक्सिस में मैं मूव कर रहा हूं तो मैं वहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा j कैप. एंड अगर मैं z एक्सिस में मूव कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन को वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा k कैप से. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज पोलर एंड एक्सियल वेक्टर. What is polar vectors? Which have initial point or a point of application are called the polar vectors. Example, displacement, force, etc. In short, if I say, generally वो vectors जिनके पास एक well defined starting point होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? polar vectors. Axial vectors, अगर इन short में definition बताता हूं तो those vectors which don't have a well defined starting point are considered as a axial vectors. और हम लोग क्या बोल सकते हैं? Vector used in the rotational motion to define rotational effect is considered as an axial vector, or we can say that direction of this vector is always along the axis of rotation in accordance with right hand screw or right hand thumb rule. अब right hand thumb rule जनरली क्या होता है? अगर मैं अपने right hand thumb को यूज करता हूं तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होता है वो हमारे पास उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा. All these terms we will consider, all these terms we will cover up in the next chapter. अब ये समझते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है. बिकॉज अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, जैसे मैंने बोला 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड मैंने बोला 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन. अब इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम यूनिट टाइप है, मतलब कि किलोमीटर में हम लोग क्वांटिटी यूज कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 7 किलोमीटर बन जाएंगे. बट ये जो डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी की ये ऐड नहीं हो सकती बिकॉज दे बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो हम लोग यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकते. अब एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड गेट करनी है जिससे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. पहला, ग्राफिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन. तो ग्राफिकल मेथड को हम लोग जनरली कैसे यूज कर सकते हैं? सी, प्लेस द वेक्टर विद द हेड ऑफ अ प्रीवियस वेक्टर u कनेक्टेड टू द टेल ऑफ अ सक्सेसिव. यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं. दैट इज एक ये वेक्टर u, दूसरा हमारे पास v वेक्टर है. तो जो v वेक्टर है वो u के हेड से स्टार्ट हुआ है और जो हमारे पास ये लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है u प्लस v को. इसको हम लोग जनरली बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ u प्लस v वेक्टर.
अब अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या बताएगा कि दोनों की वैल्यूज कितनी आएंगी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा मेथड यूज करता हूं दैट इज पैरेललोग्राम वेक्टर, पैरेललोग्राम मेथड, तो पैरेललोग्राम मेथड में जनरली क्या किया जाता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज u एंड सेकंड वेक्टर इज u v, तो दोनों वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो ये मेरे पास क्या है इसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक पैरेललोग्राम ड्रॉन कर लेंगे और इस पैरेललोग्राम्स की हेल्प से हम लोग इसको कंप्लीटली ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एडिशन वेक्टर का जनरली होता कैसे है। उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़ना है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं वेक्टर्स के अंदर, जनरली जब हम लोग डेफिनेशन वेक्टर्स की पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा था वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट वेक्टर्स में एक और प्रॉपर्टी होती है या एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि वेक्टर्स आर ऑल वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये यही हमें समझना है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जनरली होता क्या। दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन द सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इस लॉ के हेल्प से हम लोग दो वेक्टर्स को एडिशन की प्रूविंग समझते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है। पहले डायग्राम रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो पहला ए वेक्टर है, अब इसी के हेड से मैंने क्या किया है दूसरे बी वेक्टर को ड्रॉन किया, और यहां से जो मैं इसके बेस से जनरली यहां से जो मैं लाइन को खींचूंगा दैट इज द अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमें क्या बताएगा उसका रिजल्टेंट बताएगा दैट इज कंसीडर्ड एज अ सी वेक्टर। अब अगर मेरे पास ए बी ये सी तीनों वेक्टर्स हैं तो मैं इनको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। सी जनरली वेक्टर नहीं है, याद रखना, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करने वाला है। जनरली हम लोग अलजेब्रा में ये यूज करते हैं दैट इज x इक्वल टू 2 + 3, तो ये जो x होता है ये दोनों को स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर, दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिजल्टेंट 1। अब यहाँ पे सिमिलरली हमें जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है ए और बी को, तो हम लोग सी को यूज कर रहे हैं एज अ रिजल्टेंट टर्म जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है कि a प्लस इज इक्वल टू सी वेक्टर, एंड अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास आएगा c इक्वल टू a प्लस b वेक्टर वेयर c इज सेड टू बी द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर्स a एंड b। अब सपोज टू वेक्टर्स आर एडेड बाय द ट्रायंगल ऑफ देन दे एंड द रिजल्टेंट, तो अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं दैट इज r इक्वल टू a प्लस b वेक्टर। ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर में स्टोर है। आर इज ऑल्सो वेक्टर दस इट ऑलवेज हैव अ मैग्नीट्यूड तो एंड डायरेक्शन। तो याद रखना जो आर है वो एक हमारे पास रिजल्टेंट तो है दोनों का, मतलब ए और बी को ऐड करने पे हमें आर मिल रहा है, पर वो भी एक क्या होगा वेक्टर टाइप, एंड उसके पास भी एक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा जरूर। नेक्स्ट अब ये समझते हैं कि आर वेक्टर जनरली काम कैसे करता है, इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए हमें एक प्रूविंग सीखनी है, और ये प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में प्रूव करने के लिए आती है, जनरली स्कूल पर्पस के लिए और हायर पर्पस के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब ये कैसे, उसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक पहले मेरे पास क्या है ए वेक्टर, इसके हेड से मैंने क्या बनाया दूसरा बी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट ये तीसरी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज आर वेक्टर। तो हमारे पास ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अब मैं क्या करूंगा इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा, तो यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया है दैट इज क्यू ई, और इस लाइन को पी को आगे एक्सटेंड कर लिया, और ये मैंने बोल दिया इसका थीटा, और ये हमारे पास एंगल ए और एंगल बी के बीच का जो एंगल है जिसको बोला है मैंने फाई। नाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट आर अ परपेंडिकुलर क्यू ई, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लो फ्रॉम क्यू ऑन द साइड ऑफ अ ओपी प्रोड्यूस इट, लेट क्यू पी इज इक्वल टू थीटा, तो हम लोग क्यू पी ई को कितना मान लेते हैं दैट इज थीटा। आफ्टर दैट द राइट एंगल वी हैव, तो राइट एंगल में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जनरली क्या बताता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसके बेस के और हाइट के इक्वल होता है स्क्वायर करने पे, तो दैट इज वी आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ओ ई को क्या लिख सकते हैं, सी दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये जो लॉन्गेस्ट हमारे पास बेस दिया हुआ है ओ ई, ये दो हिस्सों से बना है दैट इज ओ पी एंड पी ई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ओ ई की जगह दैट इज ओ पी स्क्वायर एंड प्लस पी ई स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग उसको यूज करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास ओ ई की जगह दैट इज ओ पी प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई। अब यहाँ पे ओपी प्लस पी का होल स्क्वायर पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लो यहाँ पे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। नाउ उसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP प्लस डॉट PE प्लस QE स्क्वायर। नाउ अगर मैं बोलता हूं PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ अ डायग्राम, नाउ इट इज कंसीडर्ड एज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP प्लस PE। अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल में PEQ में cos थीटा निकालना चाहता हूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द cos, तो cos के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे यूज कर लो। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहां से आया? फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म याद रखना, दैट इज अगर याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो देख लो, PBH अपॉन HHB। ये PBH अपॉन HHB क्या होता है? ये हमारे पास साइन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा बेस और हाइपोटेन्यूज जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? कॉस के लिए। ये tan के लिए होता है। और इसी का अपोजिट मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये होता है कॉसेक के लिए, ये होता है सेक के लिए और ये होता है कॉट के लिए। इससे हम लोग ट्रायंगल में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस निकाल सकते हैं कि हाइट बेस के टर्म्स में क्या होता है। अब कॉस का यहाँ पे देखो कितना है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज कर लेते हैं। तो हमारे डायग्राम में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है? दैट इज PE अपॉन PQ। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई PE अपॉन PQ, तो यहां से P निकाल लेते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज PQ इनटू cos थीटा। आफ्टर दैट इस वैल्यू को हम लोग अपने इस मेन इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो यहाँ पे दी हुई है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं या हम लोग अपनी मेन इक्वेशन कह सकते हैं, दैट इज OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP PQ। अब यहाँ पे OP की जगह हम लोग PE की जगह क्या रख रहे हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ PQ cos थीटा। तो ये हमारे पास बन गया PQ cos थीटा। अब अगर मैं बोलता हूं OQ की वैल्यू डायग्राम से देखो कितनी दी गई है, OQ इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है R, तो ये R का स्क्वायर हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। दूसरा हमें जो OP की वैल्यू दी गई है डायग्राम के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं तो कितना है, दैट इज A वेक्टर, तो स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखेंगे इसको। दूसरा PQ स्क्वायर की जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमें दी गई है दैट इज B स्क्वायर, क्योंकि वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 2 टाइम्स ऑफ OP एंड PQ। तो OP और PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A और B। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB cos थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर राइट हैंड साइड में क्या लग जाएगा, दैट इज अंडर रूट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे वेक्टर्स में आगे? मैग्नीट्यूड। अब मुझे अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है सेम डायग्राम से, तो मैं डायरेक्शन के लिए क्या यूज करूंगा? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, सपोज द R मेक्स एन एंगल फाई विद द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर A। मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन एंगल फाई है वो R के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज करूंगा। अभी मैंने tan के लिए बताया था फॉर्मूला, पीछे ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? दैट इज हाइट अपॉन बेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइट अपॉन बेस दैट इज QE अपॉन OE। तो मैं नीचे बेस के लिए क्या लिख सकता हूं? दैट इज OP अपॉन OP प्लस PE। तो हम लोग इसको डिवाइड करके साइड को क्या कर सकते हैं? OE को लिख सकते हैं OP प्लस PE। नाउ OQ सेम एज इट इज एंड OE की जगह लिखा है हमने OP अपॉन PE। अब पीछे OP की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? A दी गई है। जनरली डायग्राम से देखो तो OP हमको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज वेक्टर A को। PE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B cos थीटा को। तो हम लोग यहाँ से QE निकाल लेंगे, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? दैट इज QE के लिए यूज करेंगे दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दैट इज कंसीडर्ड एज अ हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, हाइट अपॉन PQ दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो ये यूज कर लो। तो यहाँ से QE निकाल लेंगे, दैट विल बी PQ साइन थीटा, और इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं? PQ को B, क्योंकि वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन गया हमारे पास B साइन थीटा। सारी वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर लेते हैं जो हम लोगों ने निकाला। तो मेन फॉर्मूले में इसको जब पुट करेंगे तो tan phi इक्वल टू कितना बन जाएगा? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इससे हम लोग R की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो वेक्टर्स में हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं बाय यूजिंग R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड डायरेक्शन निकालते हैं B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद रहेगा तो क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। रेदर देन दैट प्रूविंग भी आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स के एग्जाम में ये प्रूविंग भी आती है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ये सेम टू सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है, जहां पे हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं सेम वही यूज करने वाले हैं। दैट इज R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड अल्फा जो हमारे पास बनेगा, सॉरी फाई जो एंगल निकालना उसका, दैट इज B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा।
ये स्टेट क्या करता है, इसको रीड कर लो एक बार. दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज represented in the magnitude and the direction by the diagonal of a parallelogram from the same point. तो यहाँ करना क्या है, एक a वेक्टर बना लो, दूसरा b वेक्टर बना लो, इसका ये रिजल्टेंट इसमें स्टोर होगा, डेट विल बी a प्लस बी स्क्वायर. और अगर मैं डायग्राम को कंप्लीट करूंगा तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. और बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड हम लोग उसको प्रूव करके हमें जो वैल्यू मिलेगी वही सेम मिलेगी जो पीछे हम लोगों ने डेराइव की है. नेक्स्ट, अब अगर मैं इसी में स्पेशल केसेस को इंक्लूड करता हूं कि अगर थीटा का वेरिएशन आएगा दो वेक्टर्स के बीच में तो क्या आएगा. तो पहला देखते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर मैं अपने इस फॉर्मूले में जो हमने पीछे डिराइव किया r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में थीटा की जगह 0 रखता हूं और मैं क्या कह सकता हूं कि जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो 0 होती है वो कितनी होती है 1 और साइन की 0 की वैल्यू होती है 0. तो फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं. तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा सी. तो ये हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की जगह कितना रखा है 0. तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, डेट विल बी a प्लस बी. अब ए प्लस बी कैसे बन रहा है चेक कर लेते हैं एक बार. सी यहाँ पे जब मैंने लिखा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1. तो ये हमारे पास टर्म कितना बन गया, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस. तो कॉस तो 1 हो चुका, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इन शॉर्ट इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर स्क्वायर से हम लोग अंडर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी. और डेट इज द प्रूविंग फॉर अवर फर्स्ट. नाउ अगर मैं इसमें अल्फा एंगल निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे रख दो. tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है, डेट इज tan अल्फा नहीं सॉरी फाई लिखा हुआ है, tan फाई इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा. तो b साइन की वैल्यू कितनी दी गई हमें, डेट इज 0. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूँ लिख दे रहा हूँ, tan फाई इक्वल टू b साइन थीटा. साइन फाई बोला है तो साइन फाई ले लो या थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा ले लो. डेट इज a प्लस बी कॉस थीटा. तो साइन की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, डेट इज 0 एंड a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है. तो अगर मैं 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 0. तो एंगल इसमें कितना आ रहा है 0. Thus we can say that the resultant r has a magnitude equal to the sum of its magnitude to the resultant a and b and along the same direction a and b. अगर मैं इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 रखता हूं तो क्या बनेगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1. तो फॉर्मूले में यूज कर दो, डेट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो cos 90 वाला टर्म कितना बन जाएगा हमारे पास 0. और यहाँ पे हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के टर्म्स में. और अल्फा के टर्म्स में यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे तो sin 90 की वैल्यू पुटअप कर दो. sin 90 कितना होता है 1. तो ये मेरे पास 1 इंटू बी डेट विल बी कंसिडर्ड एज b एंड a प्लस बी में cos 90 की वैल्यू 0 होती है. तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0. अगर मैं a प्लस 0 करूंगा तो क्या बचेगा a बचेगा. और ये हमारे पास वैल्यू बनी b अपॉन a. अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को लास्ट डेट इज 180 रखता हूं तो कितना बनेगा, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1 और sin 180 की वैल्यू होती है 0. अब इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अप्लाई करो cos 180 तो ये बन जाएगा हमारे पास cos 180 की वैल्यू कितनी बनेगी, डेट इज कंसिडर्ड एज -1. और अगर मैं प्लस 2ab को यहाँ पे -1 से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर. और इसको क्या लिखा जा सकता है a माइनस बी और b माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको. tan फाई क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे sin 180 पुटअप करता हूं तो sin 180 की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे a cos 180 की वैल्यू -1. ऑब्वियसली बात है अगर 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर होगा तो ऑब्वियस आंसर कितना आएगा 0. तो यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 180 डिग्री. अब इससे क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ बिगर वेक्टर. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. अब अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 रहती है मतलब सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो वो हमें रिजल्टेंट क्या देते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम तब देते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो वो कौन सी कंडीशन है, डेट इज 180 डिग्री. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये मिनिमम रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है और मैक्सिमम के लिए क्या मिलेगा, डेट विल बी द 0 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, मैक्सिमम कंडीशन.
आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? एडिशन तो समझ लिया, सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही टर्म है, बस यहाँ पे एक माइनस साइन का चेंज होगा. Let A and B are two vectors. Their difference will be A minus B and can be treated as the sum of vectors A and vector B. तो मान लेते हैं मेरे पास एक A वेक्टर है, यहाँ पे डायग्राम में देखो इस डायरेक्शन में, और दूसरा मेरे पास B वेक्टर. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डेट विल बी A माइनस B, जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कंसीडर किया गया है. तो A माइनस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेट विल माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी A प्लस माइनस B वेक्टर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. अगर मैं इसको अपने पुराने रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? मॉड A माइनस बी. अच्छा, मॉड A माइनस बी का टर्म का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी माइनस बी की वो पॉजिटिव के टर्म्स में मिलने वाली है, या रिजल्टेंट जो उसको कह सकते हैं. तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहले प्लस था 2ab, अब यहाँ पे कितना हो गया? माइनस 2ab कॉस थीटा. कॉस थीटा में वेरिएशन हो सकता है. पहले थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा. फिर थीटा कितना हो सकता है? 90 डिग्री, जो पीछे अभी एनालाइज किया हम लोगों ने. फिर थीटा को हम लोग 180 डिग्री भी कंसीडर कर सकते हैं. अगर थीटा को कैलकुलेट करना है यहाँ पे तो कितना आएगा? एंगल जो वैल्यू के बीच में, तो वही फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन, पहले a प्लस बी था, अब माइनस के लिए पढ़ रहे हैं तो a माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा. लास्ट टर्म इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो वेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द अपोजिट ऑफ टू वेक्टर एडिशन. If vector is resolved in the two vectors, then combined effect of the same vector given then is called the components. अगर मैं बात करता हूं कि अगर a वेक्टर मेरे पास x एक्सिस में मूव कर रहा है, दूसरा a वेक्टर मेरे पास y एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा. यही हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला जो याद रखना है, a इक्वल टू ax प्लस ay. जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर एक ही वेक्टर दोनों एक्सिस में अलग अलग चलता है तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इक्वली. अगर इस डायग्राम में देखो तो इस ए वाई वेक्टर का भी थीटा यहाँ से कितना बन रहा है? इक्वल. और इस ए एक्स का भी थीटा हमारे पास कितना बन रहा है? इक्वल. बट ये दोनों एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे. तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट कहते हैं. और ये हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं तो कैसे सॉल्व किया जाता है. सी, वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर ए इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई और जे के टर्म्स में. तो पीछे अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था आई और जे कैप क्या होता है? दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो हमें ये बताता है कि उस एक्सिस में डायरेक्शन में, उस एक्सिस की डायरेक्शन क्या है. और अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूं, आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, देन ए एक्स एंड ए वाई आर द स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर. तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लेते हैं डायरेक्शन के टर्म्स में, तो क्या बनेगा? आई कैप इक्वल टू ए एक्स वेक्टर का और नीचे क्या? स्केलर. तो यहाँ से हम लोग ए वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट विल बी ए एक्स इक्वल टू ए स्केलर एंड ए आई कैप. सिमिलरली अगर ए वाई के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए वाई वेक्टर इक्वल टू ए वाई स्केलर एंड जे कैप. ये फॉर्मूला कहां से यूज किया है? ये हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे ए कैप इक्वल टू कितना होता है? ए वेक्टर अपॉन ए स्केलर. अब यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला पुटअप करोगे तो हमें x और ए वाई मिल जाएगा. अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो a वेक्टर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. और ये जनरली किस लिए अप्लाई किया गया है? 2D के लिए. 3D में एक और चीज आ जाएगी z, उसको भी कंसीडर करेंगे आगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक में. तो एक वेक्टर यहाँ पे कितना आ गया? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. अगर मैं इसका डायरेक्शन निकालना चाहता हूं जनरली रिजल्टेंट के टर्म्स में, तो रिजल्टेंट देखो कैसे निकालोगे इसका? ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2ay. और अगर कॉस यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर्स हमेशा कितने रहते हैं? 90 डिग्री पे रहेंगे, मतलब परपेंडिकुलर. तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? पीछे ये वाला. तो दो वेक्टर्स इसी तरीके से क्या किए जाते हैं? सॉल्व किए जाते हैं. और यहाँ पे 90 बिकॉज क्यों है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास, दैट इज, तो सॉल्व कर लो उसको. तो a इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर. तो ये हमारे पास निकल गया इसका रिजल्टेंट. तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम लोग रिजोल्यूशन करके इस तरीके से निकाल सकते हैं. अगर मैं इसको z एक्सिस में या 3D स्पेस के लिए यूज करता हूं तो क्या करते हैं? सी, तो 3D में देखो क्या करेंगे? एक्स वाई जेड में यहाँ पे ए एक्स और ए वाई के लिए तो गेट कर लिया, पर अगर 3D की बात हो रही है तो यहाँ पे तीसरी एक्सिस आएगी, दैट इज जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस में कुछ नहीं है, एक वाई एक्सिस कंसीडर हम लोग करते हैं, दैट इज फॉर द दिस. दूसरा हमारे पास एक्स एक्सिस है, पहली एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस और तीसरी कौन सी है? जेड एक्सिस. ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? 3D. तो आई हमें क्या बताता है? आई कैप फॉर द एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर द वाई एक्सिस एंड के कैप फॉर द
जेड एक्सिस। फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है हमें एक नई चीज, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई, तो पहले भी किया है, बस लास्ट में यहाँ पे क्या पुट कर दो, ए जेड के एक्स कैप। तो फॉर्मूला हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का 3D के लिए क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ए वाई ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग जब 3D हमें रिजॉल्व करना होता है वेक्टर्स के लिए। अगर इसको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूं तो देखो, यहाँ पे x की वैल्यू में दी गई है दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 5k। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले से रिलेट करता हूं तो a x की y की वैल्यू में कितनी दी गई है, दैट इज 2, a y की वैल्यू रिलेट कर लो तो ये कितना दिया हुआ है, दैट इज 3, और a z की वैल्यू में कितनी दी गई है, -5, तो ये हमारे पास -5 इसके लिए। अब सॉल्व करेंगे इसको, a z वैल्यू मिल गई हमें तो तीनों की वैल्यू को पुटअप कर लो, a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। पुटअप कर दो, x की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 38। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जो कि हमारे गिवन वेक्टर के लिए हमें निकालना था। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज अंडर रूट 38। तो ये आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।